हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो भी आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में जो होते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में वैसे वाइवा होता है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में जब आते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में जब होते हो तो आप बच्चे नए होते हो, आपको आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से हमारा प्रैक्टिकल वाइवा होता है और किस तरीके से हम अच्छे तरीके से अपने वाइवा का प्रिपरेशन करें सो डैट कि आपका अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल वाइवा हो और मैक्सिमम मार्क्स आपको वाइवा में मिले। तो आज मैं एक वीडियो इसके पहले भी डिस्कस किया था, आज मैं और इसको डीप में डिस्कस कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से किस तरीके से आपका अच्छा प्रैक्टिकल वाइवा हो। ठीक है, तो आज कुछ इसमें वाइवा के कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे। जैसे मेरे सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल साइंस की बात करते हैं तो उसके किस तरीके के इस प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, और किस तरीके से आप उन क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है। जो बेसिक क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं। तो हम जो पहले हमारे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, जो आप ध्यान से सुनते नहीं हो, कि जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर वाइवा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1 कि एम जो है, आपको एम और ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से याद करना है ना। ये नहीं जैसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर एम, तो बताते हो 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऐसा नहीं है ना। एम आपको पूरा बताना होता है। जैसे मान लो कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड प्रैक्टिकल है, आपको बताना है टू स्टडी एंड रनिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। मेरे कहने का मतलब है कि आपको पूरा ऑब्जेक्ट याद होना चाहिए, है ना। आप शॉर्ट फॉर्म में आप ऑब्जेक्ट को, एम को नहीं, आपको फुल ऑब्जेक्ट, जो भी आपका नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है, आपको फुल ऑब्जेक्ट, फुल उसका नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाता है तो बोलते हो CRO, ऐसा नहीं। टू CRO वाला प्रैक्टिकल क्या है? टू स्टडी CRO फंक्शन जनरेटर एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, है ना। हमें फंक्शन CRO के फंक्शन को, जनरेटर को स्टडी करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो पहला जो पॉइंट है कि एम जो है और ऑब्जेक्ट है वो आपको क्या करना है? अच्छे तरीके से याद रखना है। दूसरा, सेकंड जो है कि अपरेटस रिक्वायर्ड, मतलब उस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रिक्वायरमेंट है और उसके क्या रोल है। हम जैसे मान लो कि आपका वोल्टेज है, वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या होगा? आपका वोल्ट मीटर होता है ना। तो वोल्ट मीटर हम कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, है ना। तो हमेशा वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली वॉट मीटर है, तो वॉट मीटर में कितनी कॉइल होती है? 2 कॉइल होती है। एक होती है करंट कॉइल और एक होती है पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल। पूछा जाता है कि वॉट मीटर में कितनी कॉइल होती है, तो 2 कॉइल होती है। पहली होती है करंट कॉइल, दूसरा होता है पोटेंशियल कॉइल। हाँ, पॉइंट की बात करेंगे, यदि हम पॉइंट की बात करेंगे, है ना, और जैसे ये भी पूछा था सीरीज, करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पोटेंशियल कॉइल क्या करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और ये 4 पॉइंट होता है, एम, एल, सी एंड भी। एम फॉर मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं, एल फॉर लोड होता है, सी फॉर कॉमन होता है, भी फॉर वोल्टेज होता है। तो जो भी ऑपरेटर्स है आपका, जैसे मान लीजिए आपका पावर मेजर करना है तो वोल्ट मीटर होना चाहिए, अमीटर होना चाहिए, वॉट मीटर होना चाहिए, क्या इनकी रेंज होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग कनेक्शन करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। थर्ड, जो भी प्रैक्टिकल है उसका थ्योरी आपको अच्छे से याद होना चाहिए और उससे रिलेटेड फार्मूला, जो भी उस थ्योरी से, जो भी एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है ना, वो भी आपको अच्छे से क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। जैसे मान लो आपको पावर मेजर करना है, 3 फेज पावर, तो क्या फार्मूला होता है? इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज 3 Vp cos phi। यदि आपका पावर फैक्टर में, लाइन के टर्म में लिखें इसको, तो क्या हो जाएगा? √3 VL IL cos phi। और पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है इन द केस ऑफ 2 वाट मीटर? cos phi = cos tan inverse √3 W1
माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो थ्योरी और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जो भी उसके सर्किट डायग्राम है, ऐसे ऑनलाइन में आजकल सर्किट डायग्राम बहुत आप बता नहीं पाते हो, है ना, इजीली तरीके से सर्किट डायग्राम और ऑब्जर्वेशन टेबल, क्या क्या वैल्यू मेजर किया, है ना, तो सर्किट डायग्राम उसके कनेक्शन कैसे करते हैं, है ना, जैसे मान लो कि आपका मेजरमेंट ऑफ टू मेजर ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे करते हैं एंड शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर, शॉर्ट सर्किट केस में हम लोग किस तरीके से करते हैं। ओके, तो आपको सर्किट डायग्राम एंड ऑब्जर्वेशन टेबल पता होना चाहिए। फिर रिजल्ट क्या आया है, उस जो भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका रिजल्ट क्या है। जैसे मान लो कि पावर फैक्टर मेजर किया, तो पावर फैक्टर की वैल्यू इन द केस ऑफ 2 वाट मीटर 0.99, जनरली रजिस्टिव लोड होते हैं तो 1 के नियर अबाउट आता है ना। जैसे मान लो आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर का किया रनिंग एंड रिवर्सिंग, तो बोथ केस में स्पीड की वैल्यू क्या होगी आपकी, बोथ केस में स्पीड विल बी सेम। स्पीड क्या होगा आपका, स्पीड विल बी सेम, दोनों केस में स्पीड की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम होगी। देन लास्ट वन इज प्रिकॉशन, जो लास्ट है आपका, है ना, वो क्या होना, क्या क्या आपने प्रिकॉशंस यूज किया है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, किसी भी प्रैक्टिकल में आप ये सारी चीजें अच्छे से करो तो आप अच्छी चीजें क्या हो जाएगी आपकी, अच्छे से वाइवा हो जाएगा। अब आते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल साइंस है, इलेक्ट्रिकल साइंस में जो 8 एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रिकल साइंस की जो 8 एक्सपेरिमेंट है उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है। जैसे पहला है रनिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, रनिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है डिस्कस करते हैं। पहला कि हम रनिंग एंड रिवर्सिंग, कैसे हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे, कैसे हम मोटर का डायरेक्शन चेंज करेंगे। दूसरा, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तीसरा कि हम तीनों फेज को यदि चेंज कर दें, है ना, तो डायरेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डायरेक्शन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। स्पीड क्या होगी, मतलब जिस सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या होता है, आपको किसी 3 फेज में से, किसी भी 3 वायर में से जो R, Y एंड B है, इन तीनों में से 2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ, तीनों को आपस में चेंज करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में मोटर हमारा रोटेट करेगा। और यदि हमारा 2 पोल का मशीन होगा तो इसका स्पीड होगा आपका 1500 RPM, है ना। 4 पोल होगा तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। इससे रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि स्लिप क्या होता है, स्लिप को डिफाइन करिए। तो स्लिप क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। और स्लिप हमारी क्या होगी, 0 हो सकती है, बोलो नहीं, यदि स्लिप 0 होगा तो मोटर हमारा रोटेट नहीं करेगा। उसके बाद हम इसमें स्टार्टर किस लिए यूज करते हैं, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो स्टार्टर किस लिए यूज करते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के स्टार्टर होते हैं, तो DOL स्टार्टर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, स्टार्ट टू डेल्टा। ओके, क्यों यूज करते हैं स्टार्टर। स्टार्टर हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए मोटर को, है ना, और स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं। और इस इंडक्शन मोटर में जो प्रैक्टिकल में वो DOL स्टार्टर यूज है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ओके, इतने सारे क्वेश्चन आपको मान लो इस प्रैक्टिकल से पूछे जाएंगे। अब आते हैं CRO से रिलेटेड। तो पहले इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। किस लिए यूज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग क्या करना है, स्टडी करने के लिए। जैसे मान लो साइनसोडियल है और हमारे पास फंक्शन जनरेटर होता है, फंक्शन जनरेटर के हेल्प से
हम क्या करते हैं, फंक्शन जनरेटर के हेल्प से डिफरेंट टाइप के वेवफॉर्म जनरेट करते हैं, डिफरेंट टाइप के वेवफॉर्म जनरेट करते हैं। ओके, जैसे साइनसोडियल स्क्वायर, तो सीआरओ के हेल्प से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन के हम क्या करेंगे, आप एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। और यदि हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करना हो तो टाइम टी इजकल टू क्या होता है, 1/f, मतलब यदि फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो f इजकल टू 1/t। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट में जितना टाइम पीरियड लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो सीआरओ से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा, कनेक्शन ऑफ वन वे लैम्प, सिंगल स्विच मेथड एंड टू वे स्विच मेथड। सिंगल स्विच एंड टू वे स्विच मेथड। इससे सिंगल स्विच मेथड कहाँ यूज करते हैं, जैसे नॉर्मली हमारे घरों में जो यूज होता है सिंगल स्विच होता है आपका फैन या लाइट को जलाने के लिए। फिर टू वे स्विच मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, तो जो स्टेयर होता है आपका, है ना, या गोदान वायरिंग होता है वहाँ पे क्या करते हैं, टू वे स्विच। टू वे स्विच का कनेक्शन कैसे में होता है, तो पैरेलल में होता है ना। हम लोग घरों में कनेक्शन, इससे पूछा था घरों में कनेक्शन किस टाइप से होते हैं, तो जो होम वायरिंग है वो क्या होता है आपका, घरों में जो कनेक्शन होते हैं पैरेलल में होते हैं। क्यों, क्योंकि वोल्टेज हमारा क्या होता है, सेम होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका, जो ये सबसे बड़ा ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन कि सिंगल फेज जो है आपका उसका वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट। ये बहुत पूछा जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चे आप बता नहीं पाते हो, आज भी वाइवा में बच्चे बता नहीं पा रहे थे। सिंगल फेज में 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी होती है जो आपका 50 हर्ट्ज, थ्री फेज में 440 वोल्ट या 400 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दोनों को केस में क्या होता है, सेम होता है। और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इट मीन्स 0 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाइवा में पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि जो हमारा स्विच वाला प्रैक्टिकल है किस फेज में करते हैं, तो सिंगल फेज में। कहाँ पे, सिंगल फेज में, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी 50 हर्ट्ज। और सिंगल स्विच और टू वे स्विच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से कनेक्शन करते हैं, ये बस बेसिक चीजें आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ये पूछा जाएगा कि डीसी शंट मोटर होता क्या है, या मोटर जो होता है हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो डीसी मोटर होता है हमारा, डीसी मोटर वो 3 टाइप्स का होता है, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। और ये डिपेंड करता है कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग यदि सीरीज में होगी तो सीरीज मोटर होगा, आर्मेचर के साथ। किसके साथ, आर्मेचर के साथ। यदि पैरेलल में होगी तो क्या हो जाएगा, शंट मोटर हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। और यदि सीरीज एंड पैरेलल दोनों होगा तो कौन सा मोटर हो जाएगा, कंपाउंड मोटर होगा। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि डीसी मोटर, कौन से डीसी मोटर को स्पीड कंट्रोल, तो डीसी शंट मोटर। कैसे पहचानोगे, ऐसे पहचानेंगे जब फील्ड वाइंडिंग हमारी आर्मेचर के साथ क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ क्या होगी आपकी, पैरेलल में होगी। कैसे कंट्रोल करते हैं, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई को कंट्रोल करके। और फाई क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एन, आई एन नंबर ऑफ टर्न होता है, आई करंट होता है, एस रिलक्टेंस। इट मीन्स फाई प्रोपोर्शनल टू आई और आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वी बाई आर, मतलब एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टेट के हेल्प से हम रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा फिक्स्ड मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर
विद द हेल्प ऑफ, ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से आए, विद द हेल्प ऑफ 2 वॉट मीटर। तो पहले पूछा जाएगा पावर मेजर करने के लिए कौन कौन से तरीका होता है। 3 फेज पावर की बात कर रहा हूं, तो 3 तरीके होते हैं। 1 वॉट मीटर, मतलब इसमें सिंगल वॉट मीटर होगा। 1 वॉट मीटर, 2 वॉट मीटर मतलब 2 वॉट मीटर, एंड 3 वॉट मीटर। अंडर स्टूडेंट्स में क्या हो जाएगा, 3 वॉट मीटर। पहले पावर किससे मेजर करते हो, तो वॉट मीटर के हेल्प से। ठीक है, वॉट मीटर में कितनी क्वाइल होती है, तो वॉट मीटर में 2 क्वाइल होती है। एक होती है करेंट क्वाइल और एक क्या होती है, पोटेंशियल क्वाइल। ये सीरीज में होती है और ये क्या होता है आपका पैरेलल में होता है। फिर कैसे पावर मेजर करोगे, तो पावर मेजर करने के लिए फॉर्मूला होगा P = √3 VL IL cos phi। ये वोल्ट मीटर से होगा, ये अमीटर से। और पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है इनटू वॉट मीटर, cos phi = cos tan इनवर्स √3 W1 - W2 अपॉन W1 + W2। तो ये वॉट मीटर के रीडिंग से आपके W1 एंड W2 आ जाएगा। और पावर फैक्टर के हम रजिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर मेजर करते हैं, उस केस में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, नियर अबाउट यूनिटी। ये भी पूछा जाता है कि W1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन W2। क्यों होता है भाई, तो W1 में जो फॉर्मूला होता है VL IL cos 30 - phi। और W2 की बात करोगे उसमें VL IL cos 30 + phi। और अब जानते हो कि एंगल cos में जितना कम होगा उसकी रीडिंग कितनी होगी, ज़्यादा होगा। तो cos 0 मैक्सिमम होता है, cos 90 क्या होता है, 0। इसलिए W1 की वैल्यू क्या होता है, W2 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो है आपका टू वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो पहले इसका स्टेटमेंट क्या है ना, स्टेटमेंट क्या है ना, उसके बाद लिमिटेशन क्या है। तो स्टेटमेंट ये है रेसिप्रोसिटी थ्योरम का कि यदि एक्साइटेशन एंड रिस्पांस को, एक्साइटेशन किसको बोलते हैं, जहाँ से सप्लाई देते हैं, और जहाँ पे आउटपुट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्पांस। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें तो दोनों केस में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम की लिमिटेशन क्या है ना, और कैसे इस प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, ये चीजें पूछा जाता है। नेक्स्ट, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ से क्या पूछा जाएगा पहले कि ट्रांसफार्मर क्या होता है ना। बाकी ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक एसी डिवाइस होता है जो ट्रांसफर करने के लिए होता है एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ठीक है, और ये केवल और केवल एसी में यूज करता है। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वोल्टेज घटाएंगे तो करंट हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एज ए स्टेप अप एंड स्टेप डाउन हम इसको यूज करते हैं, है ना। पावर हमारा दोनों केस में सेम होता है, डेट्स वाई कंडीशन आती है। उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। अच्छा, ओपन सर्किट किस लिए करते हैं, हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू फाइंड आयरन लॉस। कौन सा लॉस, आयरन लॉस। ओपन सर्किट, और इस केस में क्या होगा, सेकेंडरी टर्मिनल ओपन होगा, सेकेंडरी टर्मिनल हमारा ओपन होगा, और हम प्राइमरी पे जो सप्लाई देंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम लोग
वेरिएबल वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज। फिर पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग सिंगल वाइंडिंग जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों काम करेगी, जिसमें इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली दोनों इंटरकनेक्टेड होता है। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें क्या है, और नॉर्मल ट्रांसफार्मर में है उसमें ऐसा कोर होता है और प्राइमरी वाइंडिंग अलग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है आपका, अलग होता है ना। और सप्लाई जो देते हैं केवल प्राइमरी पे देते हैं, है ना, लोड हम कहाँ करते हैं, सेकेंडरी पे। तो ये डिफरेंस क्या है, ओके। और उसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए परफॉर्म करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो करते हैं टू फाइंड कॉपर लॉस। क्यों हम ये करते हैं ऐसा, क्योंकि हमें इफिशिएंसी फाइंड करना होता है और इफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमारे पास दोनों लॉसेज का पता होना जरूरी है और कोई मेथड नहीं है, इसीलिए और कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसीलिए हमें ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ओके। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सेकेंडरी को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल लास्ट वाला है आपका टाइप्स ऑफ बैटरी। तो ये कितने टाइप्स की बैटरी होती है ये डिस्कस किया जाएगा, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी, कौन कौन सी बैटरी होगी, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, क्या क्या उसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो कंक्लूजन ये है कि आपको क्या करना है कि पहले एम अच्छे से याद करना है, ध्यान से सुनो। पहले मेन चीज़ है कि आपको एम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केवल आपको एम अच्छे से याद हो और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको थ्योरी अच्छे से याद हो, मतलब उस ऑब्जेक्ट का रोल क्या है और उसमें हम करते क्या है, क्या करते हैं उस प्रैक्टिकल में हम लोग करते क्या हैं, किस तरीके से करते हैं, यदि करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, इतना अच्छे से कर लो आप, ये चीज़ें पता हो जाए, आपका क्या हो जाएगा, वाइवा बहुत ही अच्छा जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि जितनी भी वीडियो